चल जिंदगी एक नया मोड़ लेते हैं। चल जिंदगी एक नया मोड़ लेते हैं। किताबों के सवाए सब कुछ छोड़ देते हैं। गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री राम। हम पढ़ रहे थे भारत के संविधान में राज्यसभा, और राज्यसभा की हमारी 2 क्लास पूरी हो चुकी है। यदि आपने क्लास मिस की है तो बेटा ये यूट्यूब पर जो है ना आपकी अपलोड है ना, यूट्यूब पर अपलोड है, वहां से आप देख सकते हैं। और क्लास आपने यदि ली है तो अच्छी बात है ना, क्वेश्चन आता है। और आज की क्लास में हम महत्वपूर्ण कुछ अनुच्छेद पढ़ेंगे जो राज्यसभा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बेटा 109 है ना 312, 249 है ना, ये कुछ अनुच्छेद है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो बाकी जो जनरल जानकारी थी राज्यसभा के बारे में वो मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं जो सिर्फ राज्यसभा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है ना। अभी तक हमने लोकसभा के बारे में थोड़ी सी बात की थी, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के बारे में मैं थोड़ा जनरली बता दूं आपके लिए, है ना। जब भी आम चुनाव होते हैं हर 5 साल में, है ना, जो बहुमत पार्टी होती है, सबसे ज्यादा बहुमत जो पार्टी होती है उसकी बनती है सरकार, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब राज्यसभा से कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं चुना जा सकता, है ना। जैसे मंत्री परिषद मैंने आपको पढ़ाया था, मंत्रिमंडल पढ़ाया था, तो जैसे मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में मैंने बताया था आपको, मंत्री जो होते हैं राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री चुन सकता है ना, बताया था मैंने आपके लिए। वैसे ही बेटा बहुमत दल का जो भी यदि कोई व्यक्ति पावरफुल और एक्सपीरियंस व्यक्ति है और वो राज्यसभा में सदस्य है तो वो प्रधानमंत्री बन सकता है ना। ऐसा नहीं है कि लोकसभा से ही बनेगा, है ना। बस प्रधानमंत्री जो है आपको उसका एक्सपीरियंस काफी समय का होना चाहिए, चाहे वो राज्यसभा में हो, लेकिन दल वही हो जो बहुमत दल हो, है ना। जितने भी सारे दल हैं उन दलों में से सबसे ज्यादा जिसकी सीटें होंगी उसी दल का व्यक्ति हो, और वो राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री चुना जा सकता है ना। इसका एग्जाम्पल मैं दूं बेटा, देश की पहली महिला जो प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी, वो जिस समय देश की प्रधानमंत्री बनी थी ना, उस समय वो राज्यसभा की ही सदस्य थी, है ना। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपके लिए दे रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं सोचने में चाहिए कि आपको लोकसभा से ही सदस्य जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा, है ना, जैसे पीएम मोदी है, ऐसा नहीं है ना। कोई व्यक्ति यदि राज्यसभा में भी है तो वो भी पीएम बन सकता है ना। बस दल वही होना चाहिए जो बहुमत दल हो, है ना। जैसे उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी जो बेटा वो राज्यसभा से बनी थी। पहली बार जो इंदिरा गांधी जो बनी थी ना बेटा प्रधानमंत्री, वो बनी थी, पीएम बनी थी, वो कहाँ से बनी थी? राज्यसभा से बनी थी। ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ से बनी थी? राज्यसभा से। और ये कब बनी थी? 1966-67 में बनी थी। ध्यान रखना है, जो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, वो पहली बार राज्यसभा से ही उनको जो है प्रधानमंत्री बनाया गया था। वो राज्यसभा के सदस्य थी और उनको देश का पीएम बनाया था, है ना। दूसरा आपका है बेटा एच.डी. देवगौड़ा, एच.डी. देवगौड़ा, है ना। ये भी जो है ना आपके जिस समय भारत के पीएम बने थे उस समय जो है राज्यसभा के सदस्य थे। ये आपको ध्यान रखना है, राज्यसभा के सदस्य थे। और ये कब बने थे? 1969 से 1907, है ना। ये बने थे 1996-97 में। एच.डी. देवगौड़ा बने थे 1996-97 में, और ये जिस समय भारत के पीएम बने थे उस समय ये राज्यसभा के सदस्य थे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री जो बनी थी इंदिरा गांधी, वो जब पीएम बनी थी भारत की उस समय वो राज्यसभा की सदस्य थी 1966-67 में, है ना। और इसकी आगे बात करें बेटा आई के गुजराल, आई के गुजराल, गुजराल, है ना। ये जब पीएम बने थे ना बेटा, ये भी राज्यसभा के सदस्य थे। और ये कब बने थे? 1997-98 में बने थे। कब बने थे? 1997-98 में ये बने थे, ठीक है। 1997-98 में ये बने थे। ये भी राज्यसभा के सदस्य थे जब पीएम बने थे, है ना। क्लियर है। और हम एक और बात करते हैं बेटा, देश की जो आपके प्रधानमंत्री थे, आप सबने नाम सुना होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है ना। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है ना आपके जब देश के पीएम बने थे ना बेटा, तब ये कौन थे? राज्यसभा के सदस्य थे। 2004 में ये पीएम बने थे, 2014 तक रहे थे, है ना। तो ये राज्यसभा के सदस्य थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
डॉक्टर मनमोहन सिंह जब देश के पीएम बने थे तो राज्यसभा के सदस्य थे, ये ध्यान रखना। मतलब ये बताने का मेरा क्लियर ये है कि हम लोगों में जो जनरली एक मानसिकता रहती है कि मतलब लोकसभा के चुनाव हुए हैं, फिर सरकार बनेगी तो लोकसभा के सदस्य को ही पीएम बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है। बस बहुमत दल में उस दल का व्यक्ति होना चाहिए जो बहुमत दल है, जो सबसे ज्यादा सीट लेकर आया है चुनाव में, बस उस दल से कोई भी व्यक्ति जो पीएम की काबिलियत रखता है ना, उसको पीएम बना दिया जाता है, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो चाहे वो लोकसभा का। उदाहरण मैं आपके लिए दे चुका हूं, है ना, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम क्लास को बढ़ाते हैं बेटा, है ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 109। क्या पढ़ेंगे? अनुच्छेद 109 का पहला ना एक, है ना, अनुच्छेद 109 का पहला, है ना। इसमें सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि संसद में बेटा धन विधेयक होता है। क्या होता है? धन विधेयक। इसको आपको याद रखना है। धन विधेयक जो है ना, अनुच्छेद 110 में आता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि धन विधेयक किस अनुच्छेद के अनुसार पेश किया जाता है लोकसभा में, है ना। तो धन विधेयक जो है ना आपका अनुच्छेद 110 में है ना। धन विधेयक किसमें है? 110 में है अनुच्छेद। और इसमें एग्जाम्पल के लिए बोलूं, कर जो होते हैं, टैक्स को हटाना या लगाना, है ना, लगाना, टैक्स को लगाना या हटाना, ये धन विधेयक कहलाएगा आपका, है ना। यदि बजट की बात करें तो बजट भी क्या है? धन विधेयक में ही आ जाता है ना। इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारी संचित निधि होती है। क्या होती है? संचित निधि, है ना। यदि उसको उसमें से पैसा निकालना है व्यय के लिए तो धन विधेयक कहलाएगा। ठीक है, तो धन विधेयक कहलाएगा ना। टैक्स संबंधित जो प्रस्ताव होते हैं लोकसभा में, है ना, हटाना या लगाना, है ना, बजट हुआ, संचित निधि से व्यय करने वाले कोई भी पैसों संबंधित वित्तीय धन होता है, विधेयक जो होता है वो धन विधेयक कहलाता है। और धन विधेयक को डिसाइड करता है लोकसभा का अध्यक्ष। क्या करता है? लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करता है धन विधेयक है कि नहीं है। यदि लोकसभा के अध्यक्ष ने बोल दिया धन विधेयक है तो उस पर कोई भी मतलब जो है ना बात नहीं करेगा कि धन विधेयक नहीं है। यह है मतलब लोकसभा के अध्यक्ष ही डिसाइड करता है कि भैया धन विधेयक है कि नहीं। और एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए धन विधेयक। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लोकसभा में आपको पढ़ाऊंगा ये चीज ना, लेकिन आपको 109 पढ़ा रहा हूँ ना, तो इसलिए आपको ये बात पता होनी चाहिए। धन विधेयक 110 में आता है। धन विधेयक का निर्णय लेता है लोकसभा का अध्यक्ष, वही निर्धारित करता है कि धन विधेयक है या नहीं है ना। एग्जाम्पल मैंने बता दिए, है ना। टैक्स संबंधित जो यदि कोई चीज लगाना है, हटाना है, टैक्स संबंधित, है ना, बजट हुआ, संचित निधि से कोई पैसा निकालना है व्यय करने के लिए, है ना, खर्च करने के लिए, वो धन विधेयक कहलाते हैं। तो अनुच्छेद 109 के एक में क्या है? अनुच्छेद 109 का एक ये बोलता है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, है ना। क्लियर सी बात है। धन विधेयक जो है राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, मतलब दोबारा से स्थापित नहीं किया जाएगा और ना ही पहले किया जाएगा। ठीक है ना, समझना बात को। धन विधेयक जो है ना राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, मतलब दोबारा नहीं भेजा जाएगा, है ना, और ना ही पहले वो वहां पर पेश होगा। ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को सिर्फ सिफारिश करने का अधिकार है, मतलब वो सिर्फ सिफारिश कर सकता है कि ऐसा कर लो आप, है ना। उसके लिए अड़ नहीं सकता कि नहीं भैया मैं नहीं मानूंगा, ये हो नहीं सकता, ऐसा नहीं। मत सिर्फ और सिर्फ अपना जो है ना, अपना जो है सिफारिश कर सकता है कि आप ये कर सकते हो, ऐसा, है ना। लोकसभा के लिए सिफारिश कर सकता है राज्यसभा धन विधेयक के मामले में, सिर्फ और सिर्फ धन विधेयक के मामले में, है ना। ना ही उसको अस्वीकार कर सकता है, ना ही वो उसको मतलब जो है ना अस्वीकार कर सकता है, मतलब कि हम नहीं करेंगे साइन, ऐसा भी नहीं कर सकता है। और ना ही उसमें कोई संशोधन कर सकता है, ना ही उसमें कोई चेंज कर सकता है, और ना ही उसको अस्वीकार कर सकता है। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को कोई अधिकार नहीं है ना। क्लियर है। और इसके पास धन विधेयक यदि आता है लोकसभा से तो 14 दिन का समय मिलता है। 14 दिन के बाद यदि इसने वापस नहीं किया लोकसभा को तो बेटा वो पारित माना जाता है ना, पारित माना जाता है। ठीक है ना, माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है बेटा, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 109 जो है आपका 9 का 1 जो बोलता है वो ये बोलता है कि राज्यसभा में धन विधेयक को दोबारा से पेश नहीं किया जाएगा। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ सिफारिश कर सकता है राज्यसभा, और उसमें ना कोई संशोधन कर सकता है और ना ही उसको रोक सकता है ना। यदि उसने रोक लिया तो आपसे आप 14 दिन में जो है वो विधेयक पारित माना जाएगा लोकसभा की तरफ से।
ठीक है ना। इसको थोड़ा सा आप समझ लो बेटा, है ना, इसको समझ लो आप। जैसे कि मैंने बताया था आपको, राष्ट्रपति जो होता है ना, संसद का मेन व्यक्ति होता है, हस्ताक्षर करता है ना। संसद में दो सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा, एक होता है राज्यसभा, और एक होता है लोकसभा। एक क्या होता है? लोकसभा होता है, ठीक है ना। क्लियर है। जो धन विधेयक की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? धन विधेयक की बात कर रहे हैं। धन विधेयक का डिसाइड कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है कि वो धन विधेयक है या नहीं, ठीक है ना। ये डिसाइड लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यदि कोई धन विधेयक है, लोकसभा के अध्यक्ष ने बोल दिया कि धन विधेयक ये है ना, और उसको पारित करवाना है, तो सबसे पहले वो कहाँ पारित होगा बेटा? सबसे पहले वो होगा लोकसभा में पारित। ध्यान रखना, पहले कहाँ होगा? लोकसभा में पारित होगा। क्लियर है? लोकसभा में ही पारित होगा, ध्यान रखना। क्लियर है? लोकसभा में धन विधेयक कहाँ होगा बेटा? धन विधेयक जो है ना आपका लोकसभा में पारित होगा सबसे पहले। कहाँ होगा? लोकसभा में पारित होगा धन विधेयक। कहाँ होगा? ध्यान बोलना, लोकसभा में पारित होगा। अनुच्छेद 110 के अनुसार, है ना, अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक जो है ना कहाँ पारित होता है? लोकसभा में पारित होता है ना, है ना। और धन विधेयक को डिसाइड कौन करता है? धन विधेयक है क्या नहीं है, वो करता है आपका लोकसभा का अध्यक्ष करता है ना। यहाँ पारित होने के बाद बेटा कहाँ जाएगा वो? यहाँ पारित होने के बाद जाएगा वो कहाँ? यहाँ पारित होने के बाद जाएगा राज्यसभा। कहाँ जाएगा? राज्यसभा में धन विधेयक जाएगा। इनने जो पारित किए हैं, जो भी कुछ लिखा है, वो कहाँ जाएगा? फिर राज्यसभा में। अब राज्यसभा को बेटा कोई अधिकार नहीं धन विधेयक के मामले में, ध्यान रखना। धन विधेयक के मामले में कोई अधिकार नहीं है, ये ध्यान रखना, नहीं है ना। उसमें ना ही उसको अस्वीकार कर सकता है, मतलब भैया हम नहीं करेंगे साइन, है ना, अस्वीकार भी नहीं करता है ना, ना उसको अस्वीकार करता है, ना ही उसमें संशोधन कर सकता है, संशोधन कर सकता है, ध्यान रखना, ना ही संशोधन कर सकता है, और ना ही उसको मतलब जो है ना अस्वीकार कर सकता है ना, और ना ही उसमें संशोधन कर सकता है। बस और बस सिफारिश कर सकता है। बस और बस क्या कर सकता है? सिफारिश करता है। अब सिफारिश को कोई माने या ना माने, सिफारिश मतलब मैंने बोला आपसे बेटा कि रोज आप सुबह 6 बजे उठकर और 10 बजे तक पढ़ो आप, है ना। अपनी जिंदगी में इतना चेंज लेके आ जाओ आप, आपका जॉब लग जाएगा। ये मेरा मतलब, मुझे अनुमान है कि सुबह मॉर्निंग में अच्छी पढ़ाई होती है। ये मैं आपसे आपकी पढ़ाई के प्रति आपसे सिफारिश कर रहा हूं कि भाई ऐसा कर लो, आप ऐसा हो जाएगा। अब मानो या ना मानो वो आपकी इच्छा है। वैसे ही धन विधेयक के मामले में जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को सिफारिश दे सकता है कि आप ये कर लो भैया, है ना। अब लोकसभा उसको माने या ना माने वो लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है ना। मतलब खुद से संशोधन नहीं कर सकता, ना ही उसको अस्वीकार कर सकता है ना। और यदि इसने 14 दिन से ज्यादा का समय लगाया, है ना, 14 दिन से ज्यादा का समय लगाया, है ना, ज्यादा समय लगाया, तो वो धन विधेयक जो है ना आपसे आप पारित माना जाएगा। आपसे आप क्या हो जाएगा बेटा? पारित माना जाएगा। मतलब वो विधेयक जो है ना वापिस इसके पास लौटे या ना लौटे, 14 डेज हो गए वो पारित हो गए, चाहे हस्ताक्षर करें या ना करें। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को कोई अधिकार नहीं है, अनुच्छेद 9 के 1 के अनुसार। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्लियर है? तो 14 दिन का यदि समय लगा दिया राज्यसभा ने धन विधेयक के मामले में, तो वो आपसे अब, है ना, पारित माना जाएगा, चाहे वो वापस करें या ना करें, हस्ताक्षर करें या ना करें, है ना। ना ही उसको संशोधन कर सकते हैं, है ना, बस सिफारिश कर सकते हैं। क्लियर है? ये धन विधेयक का मामला है, ये आपको समझ में आ गया क्या बेटा? चलिए अब आगे देखते हैं। राष्ट्रपति एक साल में, हर साल में कम से कम 2 बार राज्यसभा की बैठक बुलाता है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना है। राष्ट्रपति हर साल या प्रति वर्ष, है ना, प्रति वर्ष जो है ना राज्यसभा की, ध्यान रखना है, राज्यसभा की क्या बुलाता है बेटा? राज्यसभा की बैठक बुलाता है कम से कम 2 बार। ज्यादा उसके ऊपर निर्भर है, 3 बुला ले, 4 बुला ले, वो राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर है, लेकिन कम से कम तो 2 बार तो बुलाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। कम से कम राष्ट्रपति को 2 बार तो बुलाना ही पड़ेगा एक साल, है ना। क्लियर है? और दोनों बैठकों के बीच, दोनों बैठकों के बीच बेटा, बैठकों के बीच, दोनों बैठकों के बीच में जो है ना, बैठकों के बीच 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए ना। मतलब कोई बैठक यदि मान लो, है ना, ये बैठक मतलब पहली बैठक मान लो, ये पहली बैठक है, पहली बैठक कब हुई है आपकी? XYZ कभी भी हुई, है ना।
पहली बैठक और अंतिम बैठक मतलब लास्ट बैठक है ना, अंतिम बैठक है ना, अंतिम बैठक, इन दोनों के बीच में 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है ना। 6 महीने के पहले पहले ही 2 बैठक हो जाए, है ना, 2 बैठकों के बीच में 6 महीने के ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। और राष्ट्रपति 2 बार तो राज्यसभा की बैठक बुलाता ही है हर एक साल में, है ना। और 2 बैठकों के बीच में 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। क्लियर है कि 6 माह वाला जो है ना, 6 माह वाला इंपॉर्टेंट है, 6 माह से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, क्लियर है। राष्ट्रपति राज्यसभा की एक साल में कम से कम 2 बैठक बुलाता है और उन 2 बैठकों के बीच का जो समय है वो 6 महीने का ज्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे 2 दिन पहले हो, पहले होना चाहिए, है ना। चलिए आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद 249 के अनुसार, अनुच्छेद 249 के अनुसार, है ना। ये बेटा राज्यसभा का अधिकार है, ध्यान रखना, ये राज्यसभा का ध्यान रखना, ये मैं पढ़ा रहा हूँ जो आपको राज्यसभा पढ़ा रहा हूँ, ये राज्यसभा की आपकी लास्ट क्लास होगी, फिर हम पढ़ेंगे लोकसभा। ठीक है ना, राज्यसभा में इतना ही पढ़ना है आपके लिए, और इतना आपने पढ़ लिया और राज्यसभा से क्वेश्चन आएगा तो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित या मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके यह घोषित कर सकता है कि संसद राज्य सूची में स्थित कोई भी राष्ट्रीय महत्व के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है ना, मतलब यदि कोई ऐसा विषय है राज्य सूची में जो राष्ट्रीय महत्व का है तो उसको मतलब लेकर क्या करती है वो, अपने उपस्थित मतलब जो भी जिस मीटिंग में उपस्थित व्यक्ति होंगे, है ना, कोरम से ऊपर उपस्थित या मत देने वाले व्यक्ति जो होंगे, वोट करने वाले व्यक्ति होंगे, उनसे 2/3 बहुमत से, ये होता है विशेष बहुमत। क्या होता है? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत से कोई भी प्रस्ताव पारित करके संसद को यह अधिकार देती है कि राज्य सूची में स्थित कोई भी महत्वपूर्ण विषय पर जो राज्य सूची का हो और वो राष्ट्रीय महत्व का हो, उस पर कानून बना सकती है। लेकिन ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष के लिए ही चलता है ना। ऐसा प्रस्ताव यदि राज्यसभा ने किया तो 1 वर्ष के लिए चलता है, 1 वर्ष से ज्यादा नहीं चलेगा। और यदि राज्यसभा चाहे तो उसको आगे बढ़ाने के लिए तो फिर वही 2/3 बहुमत से उसको फिर से पारित करना पड़ेगा। ऐसा कर करके राज्यसभा उसको जब तक चाहे जब तक बढ़ा सकती है। ठीक है ना, क्लियर है। लेकिन एक बार प्रस्ताव पारित होने के बाद 1 साल तक ही वो मान्य रहेगा। यदि उसको आगे के लिए बढ़ाना है 2 साल 3 साल, तो 1 साल के लिए वो आगे ऐसे ही विशेष बहुमत से पारित कर करके बढ़ा सकती है राज्यसभा। ठीक है ना, ये राज्यसभा का अधिकार बेटा उपस्थित सदस्यों से या मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से वो बिल को पारित करेगी, प्रस्ताव पारित करेगी, और ये घोषणा कर सकती है, संसद को अधिकार दे सकती है कि राष्ट्रीय विषय के महत्व को, जो राष्ट्रीय महत्व का विषय हो और राज्य सूची का हो, उस पर संसद कानून बना सकती है। लेकिन ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष के लिए ही मान्य होता है, और संसद को, राज्यसभा को लगता है कि वो आगे इसको और बढ़ाए तो वो 1 साल के लिए 2/3 बहुमत से पारित करके बढ़ा सकती है। ठीक है, ये अनुच्छेद 249 बोलता है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 249 जो है आपको राज्य सूची में स्थित राष्ट्रीय महत्व के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देती है संसद को। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट देखते हैं अपन अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 के अनुसार, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित सदस्य तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत, बेटा ये विशेष बहुमत होता है, विशेष बहुमत। ठीक है ना, विशेष बहुमत से पारित करके अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है, और ये केवल राज्यसभा को ही अधिकार है। ध्यान रखना, ये केवल राज्यसभा को ही अधिकार है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का। क्लियर है। ये क्या करती है बेटा, उपस्थित सदस्य या वोट करने वाले सदस्यों के जो बहुमत होते हैं 2/3 बहुमत से पारित करके अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है राज्यसभा। अब अखिल भारतीय सेवाएं क्या क्या होती है बेटा, जैसे पोस्ट होती है, प्रशासनिक पोस्ट, है ना, जैसे कि आईएएस की पोस्ट हो गया, है ना, प्रशासनिक सेवा, है ना, आईपीएस, है ना, इंडियन पुलिस सर्विसेज, है ना, आईएफएस, ये है आपकी फॉरेस्ट सर्विस, वन विभाग वाली, है ना,
तो ये क्या है बेटा, भारत की सबसे बड़ी जो प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित जो पोस्ट है आपकी, वो यही है ना। इससे बड़ी पोस्ट की वैकेंसी नहीं निकलती है। इनका एग्जाम लेती है यूपीएससी। क्या कौन लेती है? इनका एग्जाम लेती है यूपीएससी, है ना। यूपीएससी के द्वारा इनकी जो है ना वैकेंसी निकलती है। और ये क्या कहलाती है बेटा, अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आने वाली ये पोस्टें हैं। और इसका सर्जन जो है राज्यसभा कर सकती है। राज्यसभा को अधिकार है अनुच्छेद 352 के अनुसार, है ना, प्रस्ताव पारित करेगी विशेष बहुमत से उपस्थित सदस्यों में या मत देने वाले सदस्यों से, और वो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? एक बार और देख लो आप, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोला कोई दिक्कत नहीं है। तो भारत के संविधान में मैंने क्या बताया आपके लिए, राज्यसभा की जो बेटा अंतिम क्लास थी, लास्ट क्लास है, इसके बाद क्लासेस नहीं रहेंगी। अनुच्छेद जो आपके महत्वपूर्ण पढ़ रहे थे, मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, ऐसा नहीं है कि कोई भी पीएम बनता है वो लोकसभा का सदस्य हो, है ना, लोकसभा का हो या राज्यसभा का, सिर्फ और सिर्फ वो सदस्य हो संसद का, वो पीएम बन सकता है ना। पहला कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है, जिस आम चुनाव के बाद जिसने सबसे ज्यादा जिसने भी सीटें हासिल की हैं, जिस भी पार्टी ने, उसी पार्टी का पीएम बनता है, पहली बात, है ना। तो ऐसा इसका उदाहरण क्या है बेटा, राज्यसभा से जो पीएम बने थे आपकी, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी। ये जिस समय पीएम बनी थी उस समय ये राज्यसभा सदस्य थी 1966-67 में, है ना। ये राज्यसभा से चुनी गई थी पीएम के रूप में, है ना, कांग्रेस पार्टी से। वही हमारे दूसरा एच डी देवगौड़ा जो 1996-97 में बने थे, ये भी राज्यसभा सदस्य पीएम बने थे, है ना। फिर बने थे आई की गुजराल जो 1997-98 में बने थे, ये भी राज्यसभा सदस्य थे जब वो पीएम बने थे, है ना। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जब पीएम बने थे ना बेटा, 2004 से 14 तक रहे, ये भी राज्यसभा के सदस्य थे जब वो पीएम बने थे। तो ऐसा नहीं है कि वो लोकसभा का सदस्य हो पीएम बने, सदस्य चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, सिर्फ और सिर्फ वो उस पार्टी का व्यक्ति हो जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा बहुमत ली है, सबसे ज्यादा सीटें हासिल की। ठीक है, क्लियर है? ये राज्यसभा से निर्वाचित होने वाले पीएम है, ये आपको ध्यान रखना है, चारों, है ना। अभी तक 4 ऐसे आए हैं। फिर मैंने बताया था आपके लिए, फिर मैंने आपको क्या बताया, अनुच्छेद 109, है ना। सबसे पहले मैंने बताया था धन विधेयक जो है ना आपका अनुच्छेद 110 में है। धन विधेयक जो होता है 110 के अनुसार, जो लोकसभा का अध्यक्ष जो है ना वो निर्धारित करता है कि धन विधेयक है ये नहीं, है ना। यदि लोकसभा के अध्यक्ष ने बोल दिया धन विधेयक है, तो धन विधेयक है, वो उसके खिलाफ कोई नहीं जाए, है ना। और धन विधेयक संबंधित मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए, है ना। टैक्स वगैरह हटाने लगाने का कुछ प्रस्ताव बनते हैं, वो धन विधेयक में आते हैं। बजट संबंधित होगा आपका, संचित निधि से पैसा खर्च करने के लिए जो आपका पेश किया जाता है, वो भी धन विधेयक होता है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। धन विधेयक आपका 110 में आता है, है ना, धन विधेयक 110 में आता है। लेकिन 109 के 1 में पहले ही बोल दिया है कि धन विधेयक राज्यसभा में दोबारा से प्रस्तुत नहीं होगा और ना ही पहले होगा, है ना। और धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को सिर्फ सिफारिश करने का अधिकार है, ना ही उसको अस्वीकार करने का अधिकार है, और ना ही उस पर संशोधन करने का अधिकार है। और यदि राज्यसभा ने धन विधेयक में 14 दिन से ज्यादा समय लगा दिया, तो वो आपसे आप उसको पारित माना जाएगा, है ना। चाहे वो वापस करे या ना करे, चाहे वो हस्ताक्षर करे या ना करे, सिर्फ और सिर्फ उसमें साइन करने के लिए 14 डेज का समय दिया है। यदि 14 डे के समय उसको वापस नहीं किया तो उसको पारित माना जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद मैंने पढ़ाया था अनुच्छेद, ये मैंने आपको समझा दिया है ना। इसके बाद मैंने आपको बताया राष्ट्रपति साल में कम से कम 2 बार जो है ना राज्यसभा की जो बैठक को बुलाता है, राज्यसभा की बैठक को बुलाता है हर साल में 2 बार, और दोनों बैठकों के बीच में 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। फिर मैंने बताया था आपको अनुच्छेद 249, इसमें ये बताया मैंने आपको कि राज्यसभा उपस्थित सदस्य या वोट देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक ऐसा प्रस्ताव पारित कर सकता है जो विषय राज्य सूची का हो लेकिन राष्ट्रीय महत्व का हो, उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है। और ये अधिकार कौन देता है? ये अधिकार देता है आपका राज्यसभा देती है। तो संसद को बोलती है कि आप जो है राष्ट्रीय महत्व का विषय है, भले ही वो राज्यसभा राज्य सूची का हो, उस पर कानून बन सकती है, लेकिन ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष तक ही रहेगा। 1 वर्ष के बाद यदि राज्यसभा को आगे बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए उसको फिर से वही प्रक्रिया करना पड़ेगी, वही प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, 2/3 बहुमत से डबल से उसको पारित करना पड़ेगा, फिर डबल से बनेगा। ठीक है, क्लियर है? और ऐसे राज्यसभा आगे करके बार बार उसको बढ़ा सकती है ना। इसके साथ में मैंने पढ़ाया था आपको अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में क्या है? राज्यसभा उपस्थित या
मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर सकती है और उसमें अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है ना। और ये केवल और केवल राज्यसभा को यह अधिकार है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का, है ना। लेकिन उसकी कंडीशन यही है कि उसको 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, फिर करेगी, है ना। अखिल भारतीय सेवाओं में जो पोस्टें आती हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जो आती हैं, जो यूपीएससी एग्जाम लेता है, वो पोस्टें आती है ना। अब जो है आपकी राज्यसभा की क्लास पूरी आपकी मैंने खत्म कर दी है। 3 क्लास ली है, कितनी ली बेटा? 3 क्लास ली है, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 क्लासों में राज्यसभा खत्म कर दी है। तीनों क्लास आप अच्छे से पढ़ लो, नोट्स बना लो, राज्यसभा से क्वेश्चन इसी के अंदर से आएगा, है ना। ऐसा मेरा अनुमान है, इसी के अंदर से आएगा। क्लियर है? और यदि आपने क्लास मिस की है तो ये क्लासेस तीनों जो है ना बेटा यूट्यूब पर डली हुई है ना। यूट्यूब पर डली हुई, ध्यान रखना, यूट्यूब पर डली हुई है ना। पार्ट 1 पार्ट 2 करके, पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 करके डली हुई है ना। इनको आप देख सकते हो ना। जो आज की क्लास है आपकी पार्ट 3 के नाम से, वो कल या परसों में आपकी अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पर। तो इस प्रकार से आपको यूट्यूब पर भी तीनों क्लास मिल जाएंगी, और क्लास आपने नहीं ली हो तो आप देख लेना, ठीक है। मिलेंगे अब दूसरी क्लास में। जय श्री राम।